बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अरशद अजीज, योर फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 को। हम स्टार्ट करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक से और आज का हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे एंगुलर मोमेंटम। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 है अबाउट सर्कुलर मोशन। हम सर्कुलर मोशन या रोटेटरी मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली अभी आज का जो यूनिट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सारा का सारा बेस कर रहा है बेसिक सी डेफिनेशंस के ऊपर। दैट्स व्हाई हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहली डेफिनेशन से, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? जब भी एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा होता है तो जो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बनेगा दैट इज नोन एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब अगर एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो आपको नजर आ रहा है एक उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा और दूसरा उसकी प्लेन ऑफ रोटेशन होगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा नॉर्मल होता है अपनी प्लेन ऑफ रोटेशन के। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? हमारी बुक में वादे तौर पर लिखा हुआ है अगर हम स्मॉल एंगल्स पर डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, वाइल द लार्जर एंगल्स ये एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। रीजन क्या है? वेक्टर वाले चैप्टर में आप पढ़ा है कि वेक्टर होने के लिए डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और यूनिट के अलावा एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का होना जरूरी है जिसे हम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। दैट्स लार्जर एंगल्स के लिए जब हम θ1 प्लस θ2 करते हैं तो ये कभी भी इक्वल नहीं आएगा θ2 प्लस θ1 के। आपने बात सिंपल इतनी याद रखनी है कि स्मॉलर एंगल्स के लिए, स्मॉलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हमारा सारा का सारा डिस्क्रिप्शन जो है वो स्मॉलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर चलेगा, तो फिर इसकी डायरेक्शन कैसे ली जाएगी? डायरेक्शन लेने के लिए यहां पर राइट हैंड रूल डिस्क्राइब किया जाता है। राइट हैंड रूल क्या है? राइट हैंड रूल ये है कि हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को अपने हाथ में ग्रिप करेंगे सच दैट हमारा कर्ल ऑफ द फिंगर किस चीज को बता रहा होगा? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को। देन थंब किस चीज को पॉइंट आउट करेगा? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। आपको वादे तौर पर नजर आ रहा है कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। तो दैट्स व्हाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किसके अलोंग होगी? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कैसे डिस्क्राइब करेंगे? बाय राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल क्या है? हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को अपने राइट हैंड में ग्रिप करते हैं, कर्ल ऑफ द फिंगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को दिखाएगा और इरेक्टेड थंब ऑफ योर राइट हैंड शोज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ऑब्वियसली वादे तौर पर नजर आ रहा है कि दैट इज ऑन द सेम लाइन ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स क्या होंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स रेडियन, डिग्री और रेवोल्यूशंस होते हैं। ये तीनों इसके कॉमनली यूज यूनिट्स हैं। इसके एसआई यूनिट्स कौन से होंगे? तो इसके एसआई यूनिट्स रेडियन होते हैं। ध्यान में रखिएगा, एसआई यूनिट्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन है। अब इसमें हमारे पास इन तीनों के दरमियान रिलेशन क्या होता है? देखिए, 1 रेवोल्यूशन किसके बराबर होता है? दैट इज द 2 पाई रेडियन। अगर आप एक कंप्लीट चक्कर लगा ले एक सर्कल का तो ऑटोमेटिकली आपने कितने एंगल कवर किया? 2 पाई रेडियन। और डिग्रीज में ये कितने होंगे? दिस वन इज 360 डिग्री। दैट से अगर हम इसको फर्दर ऑपरेट करते हैं तो 1 रेडियन जो है वो 57.3 डिग्री के बराबर निकलेगा। ये बात आपने याद रखनी है। और अगर हम यहां से 57.3 ले जाकर डिवाइड कर दें तो 1 डिग्री किसके बराबर आ गया? 1/57.3 रेडियन के। या इसके फर्दर प्रोसीड करते हैं तो 0.0174 रेडियन के। तो ये दोनों आपने इंफॉर्मेशन इसकी यहां पर याद रखनी है। आपको इन दोनों की ट्रांसफॉर्मेशन आनी चाहिए ताकि अगर कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकें। एक बात और याद रखिएगा, हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन क्या होगा? दैट इज S इज इक्वल टू द r थीटा। ये फार्मूला भी याद रखना है। इसके अकॉर्डिंगली भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज आपसे पास सर्कल का रेडियस दे दिया जाए, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एसआई यूनिट्स में भी दे दिया जाए और आपसे कहा जाए इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इसमें आपको क्लियरली नजर आ रहा है जो थीटा है वो S बाय R के बराबर निकलेगा। S डिस्टेंस, रेडियस डिस्टेंस, तो दैट्स व्हाई थीटा डायमेंशनलेस होता है।
थीटा की कोई डायमेंशंस नहीं होती, जबकि हम पढ़ आए कि थीटा के यूनिट्स होंगे, डेट इज रेडियन। तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशंस तो नहीं होती लेकिन इसके यूनिट्स होते हैं। एक बात और याद रखिएगा, अगर हम इसी रिजल्ट्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसे लिखेंगे एस वेक्टर दैट इज इक्वल टू द थीटा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट आर। आर को आप रेडियस वेक्टर भी कह सकते हैं, आप इसका पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो इस फॉर्मूला से हमें बहुत क्लियर है कि एस और थीटा के दरमियान कितना एंगल बनेगा। तो एस और थीटा आपस में परपेंडिकुलर होंगे, इनके दरमियान बनने वाला एंगल 90 डिग्री होगा। वजह क्रॉस प्रोडक्ट के टॉपिक में पढ़ा है कि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा परपेंडिकुलर होता है अपने वेक्टर्स के या द प्लेन कंटेनिंग बाय दीज टू वेक्टर्स। अगला हमारे पास टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम वेक्टर क्वांटिटी के तौर पर कंसीडर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एंगुलर वेलोसिटी भी हमारे पास वेक्टर ही होगा। इसके यूनिट्स क्या होंगे? थीटा का यूनिट रेडियन और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो हमारे पास रेडियन पर सेकंड इसके यूनिट्स हो गए। रेडियन की डायमेंशन नहीं होती, दैट से इसकी डायमेंशन कैसे लिखी जाएगी? दैट इज t-1। अगला पॉइंट याद रखिएगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो इसकी डायरेक्शन लेने के लिए भी तरीकेकार वही है, राइट हैंड रूल। क्या करना होगा? होल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन योर राइट हैंड सच दैट कर्ल ऑफ द फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन and erected thumb of your right hand shows the direction of angular displacement and angular velocity as well. That's why अगर angular displacement along the line of axis of rotation होगा तो angular velocity भी along the line of axis of rotation ही होती है। हमारे पास जब भी एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा होता है तो उसमें दो वेलोसिटीज को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। नंबर वन, द वेलोसिटी along the tangent that is known as tangential velocity. The velocity along the axis of rotation that is known as angular velocity. ऐसी velocity जो along the tangent line होगी इसे हम tangential velocity बोलते हैं, जनरली हम इसे linear velocity भी कह देते हैं। और ऐसी velocity इस सर्कुलर पाथ पर मूव करते हुए पार्टिकल की जो along the axis of rotation होगी वो हमारे पास angular velocity होती है। इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है? तो ये है v is equal to the r omega, where r is the radius। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं कि जो v वेक्टर है दैट इज द ओमेगा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट टू द r वेक्टर। अब यहां से भी हमें बहुत क्लियर है कि ये जो v वेक्टर होगा ये ओमेगा वेक्टर के साथ या जो लीनियर वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी या 90 डिग्री एंगल बना रही होगी। यहां पर हमने क्रॉस प्रोडक्ट में n यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन लेने के लिए जो प्रॉपर्टी यूज की थी वही यूज कर रहे हैं। इसमें हमारे पास तीसरा कॉन्सेप्ट है एंगुलर क्वांटिटीज का, दैट इज द एंगुलर एक्सेलेरेशन। एंगुलर एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अगर आप इस इक्वेशन पर फोकस कर रहे हैं तो हम इसके यूनिट्स बना सकते हैं, दैट इज द रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। रेडियन डायमेंशन लेस होगा, दैट्स व्हाई एंगुलर एक्सेलेरेशन की डायमेंशन क्या निकलेगी? दैट इज द t-2। हमारे पास जब भी एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा होगा तो उसमें हमारे पास, आप ज़हन में रखिएगा अच्छी तरह से कि यहां पर हमारे पास तीन काइंड के एक्सेलेरेशंस निकलते हैं। नंबर वन, ऐसा एक्सेलेरेशन जो अलोंग द रेडियस होगा। आपको अच्छी तरह से पता है, आप इसे सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन बोलते हैं, हम इसे रेडियल एक्सेलेरेशन भी कहते हैं। एक ऐसा एक्सेलेरेशन जो अभी हम डिस्कस करके आ रहे हैं दैट इज एंगुलर एक्सेलेरेशन। तो एंगुलर एक्सेलेरेशन किसके अलोंग निकलेगा? अगर एंगुलर वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन थी तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब हुआ एंगुलर एक्सेलेरेशन भी इसी लाइन पर होगा। अभी इसके दो डिफरेंट पैरामीटर भी डिस्कस करते हैं। तो दैट्स व्हाई ऐसा एक्सेलेरेशन जो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन निकले दैट इज नोन एज एंगुलर एक्सेलेरेशन। एक बात और याद रखिएगा, हमने अभी डिस्कस किया इस पॉइंट पर एक और वेलोसिटी भी लाया कर सकती है जिसे हमने टेंजेंशियल वेलोसिटी कहा। आपको अच्छी तरह से पता है एक्सेलेरेशन लीनियर वेलोसिटी से, अगर एक पार्टिकल सर्कल की बजाय स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा हो तो जो एक्सेलेरेशन होगा वो वेलोसिटी के या पैरेलल या एंटी पैरेलल होता है। तो इसका मतलब है इस लाइन के अलोंग भी एक एक्सेलेरेशन निकलेगा
और उस एक्सेलेरेशन को हम क्या बोलेंगे, दैट इज द टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। ऑब्वियसली ये एक्सेलेरेशन कब होगा, जब टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। जनरली हमारी तमाम के तमाम सिलेबस में हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, दैट्स व्हाई टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन 0 लिया जाता है। लेकिन अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिस्कस ना करें, टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज हो रही हो, तो यहां पर इस लाइन के अलोंग भी एक एक्सेलेरेशन निकलेगा, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। तो मैं वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं, एक्सेलेरेशन एंगुलर एक्सेलेरेशन होगा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगा, एक्सेलेरेशन along the radial line होगा, that is a radial acceleration और centripetal acceleration, और तीसरा acceleration circular path में move करते हुए particle का होगा along the tangent line at that point, that is a tangential acceleration। अगर uniform circular motion हो तो tangential acceleration 0 लिया जाता है। अब आगे देर में रखिएगा, देखिए हमारे पास एक सर्कुलर पाथ पर मूव करते हुए पार्टिकल में दो ऑप्शंस हो सकती हैं। नंबर 1, उसका जो ओमेगा है वो इंक्रीज कर रहा है। अगर ओमेगा इंक्रीज कर रहा है तो ओमेगा की डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से लेते हैं, ये ओमेगा की डायरेक्शन निकलेगी। तो अब इस सूरत में ओमेगा और अल्फा सेम डायरेक्शन में होंगे, दैट्स व्हाई ये आपस में पैरेलल होंगे। कितना एंगल बनेगा, 0 डिग्री। शर्त है एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो। लेकिन अगर सर्कुलर पाथ पर मूव करते हुए पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज करनी शुरू हो जाए, जैसे हम पंखे को स्विच ऑफ कर दें तो पंखे की एंगुलर वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज करते शुरू हो जाएगी, तो अभी भी एक एंगुलर एक्सेलेरेशन क्रिएट होगा। अब इस एंगुलर एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, देखें एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन लेने का तरीकेकार वही है, तो ये एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकलेगी। अब एंगुलर एक्सेलेरेशन इसके एंटी पैरेलल हो जाएगा, 180 डिग्री पर रहेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन की लाइन पर ही, लेकिन अब इसके एंगुलर वेलोसिटी के साथ और एंगुलर एक्सेलेरेशन के साथ कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री। तो ये दैट्स व्हाई ये दो डिफरेंट सिचुएशंस थी जिसपे आपसे ओमेगा और अल्फा के दरमियान एंगल की डिस्क्रिप्शन ली जा सकती है। याद रखिएगा, अगर हम टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, ये टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है, उसका एंगुलर एक्सेलेरेशन के साथ रिलेशन बनाए तो दैट इज द AT इज इक्वल टू द आर अल्फा। इसका वेक्टोरियल फॉर्म कैसे लिखा जाएगा, दैट इज द A वेक्टर इज इक्वल टू द अल्फा वेक्टर क्रॉस R वेक्टर। वंस अगेन मैं क्लियर कर दूं कि ये हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है। यहां से वही बातें जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं क्लियर हो गई कि टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन और अल्फा के दरमियान कितना एंगल बन रहा होगा, दैट इज 90 डिग्री। हम चैप्टर नंबर 3 में इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस कर रहा है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर लीनियर मोशन। अब अगर हम इसी इक्वेशन ऑफ मोशन को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं एंगुलर मोशन की शक्ल में, तो हमने कुछ रिप्लेसमेंट करनी होगी, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करनी होगी। जैसे v को हम ओमेगा से, a को अल्फा से और s को थीटा से ट्रांसफॉर्म कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। देखें यहां पर vf इज vi प्लस at है, तो ये इक्वेशन एंगुलर मोशन में कैसी लिखी जाएगी, ओमेगा f इज इक्वल टू द ओमेगा i प्लस अल्फा t। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज vit प्लस हाफ at स्क्वायर को हम एंगुलर मोशन में कैसे लिखेंगे, दैट इज द थीटा इज इक्वल टू द ओमेगा it प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर इज 2as को कैसे लिखेंगे, तो एंगुलर मोशन में ये इक्वेशन इंटरचेंज हो जाएगी, ओमेगा f स्क्वायर माइनस ओमेगा i स्क्वायर दैट इज इक्वल टू द 2 अल्फा थीटा। याद रखिएगा यहां पर ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हुए एक्सिस ऑफ रोटेशन को फिक्स करना पड़ेगा। वजह, अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को फिक्स कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब हुआ थीटा, ओमेगा और अल्फा की डायरेक्शन भी फिक्स्ड हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हम पढ़ा है थीटा, ओमेगा और अल्फा हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन लिए जाते हैं। इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, ये एक ऐसी फोर्स है जो कंपेल कर रही है किसी भी पार्टिकल को ताकि वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर सके, या हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी फोर्स है जो नॉर्मली स्ट्रेट पाथ को बेंड कर देती है इनटू द सर्कुलर पाथ। जब भी एक पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा तो वो पॉइंट टू पॉइंट उसकी वेलोसिटी जो है वो वेरी कर रही होगी। जैसे लेट्स सपोज हम पॉइंट नंबर 1 पर उसकी वेलोसिटी लेते हैं तो अलोंग द टेंजेंट दैट इज v1, पॉइंट नंबर 2 पर उसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी, पॉइंट नंबर 3 पर उसकी वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट v3 हो जाएगी। आपको अच्छी तरह से पता है v1 वेक्टर, v2 वेक्टर और v3 वेक्टर आपस में बराबर नहीं निकलेंगे। रीजन क्लियरली नजर आ रहा है, v1, v2 और v3 की डायरेक्शन डिफरेंट है, और अगर किसी भी पॉइंट पर
डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो जाए तो दो पॉइंट्स के दरमियान वो वेलोसिटीज कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती। लेकिन हम ये ऑलरेडी पढ़ा है, सर्कुलर मोशन में मूव करता हुआ पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है। इसका मतलब हुआ v1 मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू द v2 मैग्नीट्यूड एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू द v3 मैग्नीट्यूड। तो सर्कल में मूव करते हुए पार्टिकल में हमेशा स्पीड यूनिफॉर्म होगी जबकि वेलोसिटी वेरिएबल होगी। वेलोसिटी में चेंज किस वजह से आएगा? मैग्नीट्यूड की वजह से नहीं आ रहा, डायरेक्शन की वजह से आता है। यहां पर एक और पॉइंट याद रखिएगा, देखो यहां पर सेंटीपिटल फोर्स किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री एंगल पर है, और अगर फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ 90 डिग्री एंगल पर हो जाए तो ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकती। दैट्स व्हाई याद रखिएगा, सेंटीपिटल फोर्स ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर कोई भी फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ परपेंडिकुलर हो जाए तो वो फोर्स सिर्फ और सिर्फ उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकती है। ये बात हम मैग्नेटिक फोर्स में भी पढ़ाए थे। सेंटीपिटल फोर्स के एक्सप्रेशंस क्या बनेंगे? सेंटीपिटल फोर्स के एक्सप्रेशन बन रहे हैं एम वी स्क्वायर बाय आर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं वी की जगह आर ओमेगा की वैल्यूज लगा दूं, और हमें पता है यहां पर हम इसे मैस इनटू एक्सेलेरेशन, और अगर हम सेंटीपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं तो सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन मैस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर सेंटीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी तो इसका मतलब हुआ सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल ही होगा। यहां पर वेरिएबल्स आपके पास क्लियर हैं। देखें, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि वेलोसिटी कांस्टेंट कर दी जाए, वेलोसिटी का मतलब लीनियर या टेंजेंशियल वेलोसिटी लिया जा रहा है, रेडियस को डबल करने से फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा? तो अब कौन सा रिलेशन बन रहा है हमारे पास? इनवर्स रिलेशन। दैट्स व्हाई रेडियस को डबल करेंगे तो सेंटीपिटल फोर्स हाफ हो जाएगी। देखो, इसी क्वेश्चन में पैरामीटर अगर चेंज कर दिया जाता, हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब रेडियस को डबल करने से सेंटीपिटल फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा? तो अगर एंगुलर वेलोसिटी को कांस्टेंट किया जाए तो सेंटीपिटल फोर्स और रेडियस जो है वो आपस में डायरेक्ट रिलेशन में है। दैट्स व्हाई रेडियस को डबल करने से सेंटीपिटल फोर्स भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। पैरामीट्रिकली ऐसे भी चेंज किया जा सकता है। आपसे क्वेश्चन आ जाए कि वेलोसिटी को डबल कर दिया बाय कीपिंग ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट, सेंटीपिटल फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैं इन दोनों का रिलेशन देखूं तो एफसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर होगा। दैट्स व्हाई अगर वेलोसिटी को डबल करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो 4 टाइम्स बढ़ चुकी होगी। देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर, क्योंकि अब हम तीन एक्सेलेरेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। वन इज अलोंग द रेडियल, दैट इज रेडियल एक्सेलेरेशन, अदर इज अलोंग द टेंजेंट लाइन, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, एंड थर्ड वन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज द एंगुलर एक्सेलेरेशन। तो इसके अकॉर्डिंगली हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन की शक्ल में डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेलेरेशन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क? लफ्ज इंपॉर्टेंट है बेसिकली। टॉर्क प्रोड्यूस करने की वजह कौन सा एक्सेलेरेशन हो सकता है? ऑप्शन अल्फा है सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन, ऑप्शन बीटा है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, और ऑप्शन चार्ली है एंगुलर एक्सेलेरेशन, ऑप्शन डेल्टा है बोथ बी एंड सी। आप सबको पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन हमेशा अलोंग द रेडियल लाइन होगा। ये रेडियस वेक्टर है, यही फोर्स लग रही है। तो डेट्स से अगर आप टॉर्क लेते हैं आर क्रॉस एफ से, तो हमारे पास आर और एफ में कितना एंगल बन रहा है? 0 डिग्री। तो डेट्स वाई टॉर्क क्या निकल आएगा? 0। तो इसका मतलब है ये तो क्लियर हो गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का टॉर्क नहीं निकलेगा। तो याद रखिएगा, एक पॉइंट आप अपने ذहन में बैठा ले कि रोटेशन वाले पार्टिकल्स का लाजमी नहीं कि टॉर्क होगा, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया पार्टिकल रोटेट तो कर रहा है लेकिन उसके सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन या सेंटीपिटल फोर्स की वजह से उसका टॉर्क क्यों निकला? दैट इज 0। तो इसका मतलब है अब टाई होगी दो ऑप्शंस के दरमियान, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन और अल्फा। जनरली स्टूडेंट्स में फौरी तौर पर अल्फा की ऑप्शन पर आएंगे। हमारे पास रिलेशन हम पढ़ते आ रहे हैं टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा, तो उसके अकॉर्डिंगली बेसिकली याद रखिएगा यहां पर अल्फा बेसिक रीजन नहीं है। तो बेसिक रीजन क्या होगी? देखिए, लेट्स सपोज मैं पॉइंट ए पर फोर्स लगाता हूं, टेंजेंशियल फोर्स, जिसकी वजह से इस सर्कुलर पाथ पर मूव करते हुए पार्टिकल की वेलोसिटी v1 से v2 हो गई,
मैं वेलोसिटी का मतलब अब मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, तो v2 जो है वो लार्जर होगी v1 से। लेट्स सपोज ये 10 मीटर पर सेकंड थी, ये 20 मीटर पर सेकंड हो जाए। ऑब्वियसली इसके लिए फोर्स लगानी पड़ेगी। देखिए कॉमन सी एग्जांपल है, आप किसी भी पार्क में चले जाएं, वो मैरी गो राउंड वाला झूला लेते हैं, तो आप अगर उसकी स्पीड बढ़ाना चाह रहे हैं तो क्या करते हैं, आप उसमें किसी भी पॉइंट पर फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर नहीं लगाते, आप फोर्स किसके अलोंग लगा रहे होते हैं, अलोंग द टेंजेंट। जैसे ही आप अलोंग द टेंजेंट फोर्स लगाते हैं, उस झूले की स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है। तो दैट्स व्हाई स्पीड को इंक्रीज करने के लिए आपको टेंजेंशियल फोर्स लगानी पड़ेगी। अब जब यहां पर आपके पास v बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली ओमेगा b राइज कर जाएगा, बिकॉज वीज आर ओमेगा। ओमेगा बढ़ जाए तो डेल्टा ओमेगा में चेंज जीरो के बराबर नहीं आएगा, और अगर डेल्टा ओमेगा में चेंज जीरो के बराबर ना आए, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आ जाए, तो इसका मतलब है अब अल्फा भी जीरो नहीं होगा। अल्फा को किसने जीरो नहीं होने दिया, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन ने। तो दैट्स व्हाई इसमें बेसिक रीजन जो है वो हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा। तो दैट्स व्हाई हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की है। इस इक्वेशन से कंफ्यूज नहीं होना। देखें अल्फा डायरेक्टली जीरो के बराबर नहीं निकलेगा, अल्फा की वजह से टॉ में चेंज नहीं आ रहा। बेसिकली सबसे पहले अल्फा में चेंज किसने लाया, टेंजेंशियल फोर्स ने या टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन में। तो दैट्स व्हाई बेसिकली जो हमारे पास कॉज बन रहा है वो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा। तो दैट्स व्हाई हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। अब याद रखिएगा सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए पार्टिकल में जो हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस करता है वो हमारे पास कौन सा एक्सेलेरेशन होगा, दैट इज द टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। इसी में एक और क्वेश्चन लास्ट वाले जो हम अभी डिस्कस करके आए, जो हम कुछ फॉर्मूलाज, उसमें से एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपसे क्वेश्चन है जी, रेशियो ऑफ द एंगुलर स्पीड ऑफ अ ओवरहैंड ऑफ अ वॉच टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अब देखिए हमारे पास कोई डाटा गिवन नहीं है, हमें सिर्फ इन दो एंगुलर स्पीड्स की रेशियो बतानी है। आप सबको पता है आप एंगुलर स्पीड को 2 पाई बाय टी भी मेंशन करते हैं। अब अगर मैं यहां पर ओवर हैंड का एंगुलर स्पीड लेना चाहूं तो ये 2 पाई बाय 12 हो जाएगा। टी फॉर टाइम पीरियड। ओवर हैंड ऑफ अ वॉच कितनी देर में अपना एक साइकिल या एक चक्कर कंप्लीट करता है, 12 आवर्स में। तो अगर हम इसे अर्थ के अकॉर्डिंगली लेना चाहें वैल्यूज तो ये 2 पाई ही रहेगा। अब अर्थ अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन में कितनी देर में अपनी रोटेशन कंप्लीट कर रही है, दैट इज 24 आवर्स। दैट्स व्हाई अगर हम ओवर हैंड ऑफ अ वॉच को अर्थ की एंगुलर स्पीड से रेशियो लेना चाहें तो हमारे पास अब रिलेशन क्या हो जाएगा, ये 2 पाई से तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, 24 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो जो आंसर होगा वो 2:1 निकल आएगी। तो डेट्स व्हाई लाजमी नहीं है कि एंगुलर स्पीड के लिए हम थीटा बाय टी का रिलेशन लगाएं। कभी हमारे पास टाइम पीरियड दे दिया गया हो तो हम एंगुलर स्पीड के लिए 2 पाई बाय टी का रिलेशन भी यूज कर सकते हैं। देखिए जी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, दैट इज अबाउट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर्कल। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लूप भी कहा जा सकता है। हमारी बुक में वर्टिकल लूप की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दी गई, लेकिन एंट्रेंस टेस्ट में इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो डेट से एक दो फॉर्मूला क्विकली याद रखिएगा, आपका क्विक रिस्पॉन्स होगा, आपका शॉर्टकट होगा। आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला को यूज करते हुए नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। देखिए अगर किसी भी पार्टिकल को हम हॉरिजॉन्टल सर्कल या हॉरिजॉन्टल लूप पर मूव करवा दें तो यहां पर हमें नजर आ रहा है कि इसकी टेंशन ही इसे सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होगी। ईच एंड एवरी टाइम आप किसी भी जगह पर चले जाएं, पार्टिकल मूव करता हुआ यहां पर आ जाए, देन भी टेंशन इन द सेटिंग अवेलेबल है, और यही टेंशन इन द सेटिंग जो होगा वो किस चीज को प्रोवाइड करेगा, सेंटीपिटल फोर्स को। तो दैट्स व्हाई ईच एंड एवरी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल लूप में सेंटीपिटल फोर्स इक्वल निकलेगी टेंशन इन द सेटिंग के। ये केस वर्टिकल लूप में नहीं होता। जब भी आप किसी पार्टिकल को वर्टिकल लूप पर मूव करवा दें तो आप देखें हमने यहां पर ए बी सी डी 4 पॉइंट्स मार्क किए गए, चारों पॉइंट्स पर हमारे पास सिचुएशंस डिफरेंट होगी। लेट्स सपोज हम पॉइंट सी को डिस्कस करते हैं। आपको नजर आ रहा है टेंशन इन द सेटिंग, वो तो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होगी। और अब यहां पर वर्टिकल लूप में जब एक पार्टिकल मूव करेगा तो उसमें वेट भी एक्ट कर रहा होगा। जब उसमें वेट एक्ट करेगा तो हमें यहां पर एक फोर्स वेट के तौर पर भी लेनी पड़ेगी। अब वेट की डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज आल्सो वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसका मतलब है नेट फोर्स जिसे हम सेंटीपिटल फोर्स कहते हैं वो किसके बराबर निकलेगी, इन दोनों फोर्सेस को ऐड करके लेनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई अगर मुझे पॉइंट सी पर टेंशन कैलकुलेट करनी है
तो mg दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। तो डेट्स है, अगर हम यहां पर ये फॉर्मूला देख रहे हैं तो यहां पर मैंने हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग की वैल्यूज लिखी हुई है, आप इसे पॉइंट सी भी बोल सकते हैं। डेट इज टेंशन होगी, mg दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो गया, तो एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस mg, वेयर एम वी स्क्वायर बाय आर सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यूज थी। अगर आप लोएस्ट पॉइंट पर आ जाएं, जिसे पॉइंट ए मार्क किया गया, आपको नजर आ रहा है टेंशन तो अभी भी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, बट वेट किस डायरेक्शन में हो जाएगा, डेट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका मतलब है अब नेट फोर्स किसके बराबर निकलेगी, डेट इज टी माइनस एम जी। ऑब्वियसली अगर हम एम जी को लार्जर कंसिडर करें तो ये स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगा। अगर पार्टिकुलर सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो टेंशन को हम ग्रेटर कंसिडर करेंगे। That's why FC is equal to the T minus mg। अब टेंशन लेनी है तो mg का फैक्टर दूसरी साइड पर जाकर ऐड होगा, तो ये हमारे पास लोएस्ट पॉइंट था इस वर्टिकल लूप का, तो डेट्स वाई आप इसे लोएस्ट पॉइंट मार्क कर सकते हैं या पॉइंट ए कह सकते हैं। इस पर टेंशन क्या निकलेगी, डेट इज एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी। तो अब यहां से क्वेश्चन निकल आया, देखो यहां से अच्छी तरह से पता लग रहा है कि ये टेंशन यहां पर मिनिमम से मिनिमम होगी, यहां पर टेंशन क्या होगी, मैक्सिमम से मैक्सिमम होगी, जबकि बी और डी जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट है, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग है, वहां पर टेंशन क्या होगी, आइदर द बी पॉइंट या डी पॉइंट पर डिस्कस करना चाहें तो ये सिंपल सेंटीमीटर फोर्स ही के बराबर निकलेगी। ये मैंने बी एंड डी पॉइंट्स की डिस्क्रिप्शन दी। आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास एक पार्टिकल है, वर्टिकल लूप पर मूव कर रहा है, उसमें टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो कब मैक्सिमम होगी, तो नजर आया कब मैक्सिमम होगी, लोएस्ट पॉइंट पर। टेंशन इन द स्ट्रिंग कब मिनिमम होगी, तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर। एक बात और याद रखिएगा, देखिए यहां पर अगर इस सेंटीमीटर फोर्स को मैं वेट के बराबर ले लूं, पॉइंट सी की डिस्क्रिप्शन ले रहा हूं, पॉइंट सी की डिस्क्रिप्शन ले रहा हूं, अगर हम यहां पर एम वी स्क्वायर बाय आर जिसे सेंटीमीटर फोर्स कह रहे हैं वो वेट के बराबर ले लिया जाए, या आप इस तरह से कह लें कि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन को जी के बराबर ले लें, तो उस सूरत में ये फैक्टर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो डेट्स है, ये वो कंडीशन होगी जब यहां पर जो टेंशन होगी वो हाईएस्ट पॉइंट पर क्या निकल आएगी, जीरो निकल आएगी। अम्यूजमेंट पार्क्स में जितने भी ग्रेविटी फ्री झूले लगे होते हैं वो इसी बुनियादी नुक्ते पर वर्क कर रहे होते हैं। तो डेट्स है, आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि टेंशन इन द स्ट्रिंग जीरो हो सकती है, तो आंसर इज यस। दो ऑप्शंस हैं, नंबर वन पॉइंट कहां पर होना चाहिए, वर्टिकल लूप के हाईएस्ट पॉइंट पर, और सेकंड कंडीशन है सेंटीमीटर फोर्स किसके बराबर होनी चाहिए, वेट के बराबर होनी चाहिए। इसमें अगला पॉइंट याद रखिएगा, यहां पर ए बी सी डी चार पॉइंट्स पर हम वेलोसिटी की वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमें यह भी पता होना चाहिए कहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, किस पॉइंट पर वेलोसिटी मिनिमम होगी। वेलोसिटी कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला है 2gr माइनस 3gr कॉज ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, ना हमें अगले पॉइंट्स के फॉर्मूलाज को ड्राइव करके रिलेशन बनाना है, हमें जस्ट इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, हमें जस्ट फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। देखिए अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं, आपके पास टी और एम जी में कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। ये कॉज ऑफ थीटा में थीटा कौन सा एंगल होगा, दैट इज द एंगल, थीटा एंगल है एंगल बिटवीन द टेंशन एंड द वेट। पॉइंट ए पर आपको नजर आ रहा है टेंशन और वेट के दरमियान 180 डिग्री बनेगा। अगर मैं यहां पर 180 डिग्री लगाऊं तो कॉज ऑफ 180 -1 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेट से ऐड होकर ये आंसर 5gr निकल आएगा। इसका मतलब हुआ लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन भी मैक्सिमम होगी और स्पीड भी मैक्सिमम निकलेगी, क्योंकि अगले पॉइंट पर हम जब स्पीड मेजर करेंगे तो इससे कम ही निकल रही है। पॉइंट बी या पॉइंट डी को डिस्कस कर लें, टेंशन और mg में कितना एंगल बन रहा है, डेट इज 90 डिग्री। अगर कॉज ऑफ 90 लगा दें तो ये फैक्टर जीरो हो जाएगा, तो डेट से आंसर v इज इक्वल टू 2gr अंडर रूट निकलेगा। और अगर हम हाईएस्ट पॉइंट पर चले जाते हैं, सी पॉइंट पर चले जाते हैं, तो आपको नजर आ रहा है टेंशन और वेट, टेंशन और mg के दरमियान एंगल बन रहा है 0 डिग्री। मैं इस जगह पर कॉज ऑफ 0 लगा दूं तो डेट इज 1, तो 2gr को -3gr से ऑपरेट करें तो -gr अंडर रूट निकल आएगा। माइनस का साइन इग्नोर किया जा सकता है क्योंकि हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो डेट से v का फॉर्मूला क्या निकल आया, डेट इज gr अंडर रूट। तो सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी किस पॉइंट पर होगी, लोएस्ट पॉइंट पर। सबसे मिनिमम वेलोसिटी कहां पर होगी, हाईएस्ट पॉइंट पर। तो ये तीन डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास वेलोसिटी के एक्सप्रेशंस हैं, ये वर्टिकल लूप के लिए आपने याद रखने हैं। वर्टिकल लूप के लिए दो पैरामीटर्स याद रखिएगा, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट और टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट क्या होगी,
दूसरा पैरामीटर याद रखिएगा, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट लोएस्ट पॉइंट क्या होगी। इसमें हमारे पास अगला टॉपिक है जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेस इट टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन। दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी क्या कहलाती है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला जो होगा वो एम आर स्क्वायर के बराबर निकलेगा। इसका मतलब है, क्लियरली नजर आ रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ मैस पर ही नहीं डिपेंड कर रहा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आर स्क्वायर पर भी डिपेंड करेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसको हम एनालॉग टू द लीनियर इनर्शिया बोलते हैं। मतलब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रोटेशनल इनर्शिया भी कह सकते हैं। लीनियर इनर्शिया आपको पता है सिर्फ और सिर्फ मैस पर डिपेंड कर रहा था, जबकि रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड कर रहा है? वो मैस पर भी डिपेंड कर रहा है और आर स्क्वायर पर भी डिपेंड कर रहा है। दैट्स एक कॉमन सा डिस्क्रिप्शन है। लेट्स सपोज हमारे पास इस तरह से दो सिलेंडर्स दे दिए जाएं, बोथ हैविंग द सेम मैसेज, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली नजर आ रहा है लीनियर इनर्शिया तो दोनों का बराबर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ लीनियर इनर्शिया या मैस पर डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि आर की वैल्यूज पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि इस फैक्टर का, इस सिलेंडर का हमारे पास रेडियस ज्यादा बड़ा निकल रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा। इसके यूनिट्स क्या होते हैं? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या हो गई? एम। किलोग्राम की डायमेंशन मैस लगा देते हैं, मीटर की डायमेंशन लेंथ लगा देते हैं, तो एम एल स्क्वायर। कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर या वेक्टर? देखो यहां पर हम डॉट प्रोडक्ट में सेल्फ डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी को अगर यूज करते हैं तो एक्चुअली ये लिखा जाएगा एम आर डॉट आर। तो दैट्स व्हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट है, तो दैट्स व्हाई डॉट प्रोडक्ट की वजह से हम इसे स्केलर ही बोलेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हो गई? दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हमारे पास एक बात और याद रखिएगा, देखें हमने ये रिजल्ट्स बनाने के लिए कुछ एनालॉग्स यूज किए। आपको अच्छी तरह से पता है हम इसे सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। इसी का एनालॉग क्या होगा? हमें लीनियर क्वांटिटी को ट्रांसफॉर्म करवाना होगा एंगुलर क्वांटिटीज में। आप सबको पता है फोर्स का एनालॉग क्या होता है इन रोटेशनल मोशन? टॉर्क। अभी हमने बोला मैस का एनालॉग क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और हम इससे पहले पढ़ा है कि एक्सेलेरेशन का एनालॉग क्या होगा रोटेशनल मोशन में? दैट इज अल्फा। तो दैट्स व्हाई दैट इज आल्सो द सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ द रोटेशनल मोशन। टॉ इज आई अल्फा। इस तरह से अगर आपको कोई भी इक्वेशन लीनियर वैल्यूज में दे दी जाए तो आप उसके एंगुलर वैल्यूज या एंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। देखिए यहां से एक और एक्सप्रेशन क्लियर हो रहा है। अगर हम ओमेगा को कांस्टेंट कर दें तो डेल्टा ओमेगा में चेंज जीरो हो जाएगा, अल्फा जीरो हो जाएगा, और अगर अल्फा जीरो हो जाए तो इसका मतलब है टॉर्क भी जीरो हो जाता है। तो किसी भी रोटेशनल बॉडी के अंदर टॉर्क कब जीरो होगा? जब वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही होगी या रेस्ट पर होगी। आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, आपको कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज याद रखनी है डिफरेंट शेप्स की, जैसे कि आई सिलेंडर, अगर सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना चाहें तो डेट इज हाफ एम आर स्क्वायर। अगर आप हुप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना चाहें तो डेट इज एम आर स्क्वायर। हुप हम रिंग को कहते हैं। आप होलो सिलेंडर की बात कर लें, सिलेंडर के लिए हम डिस्क का वर्ड भी बोल सकते हैं, जैसे एक क्वाइन जो है उसे सिलेंडर या डिस्क बोला जा सकता है। स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना चाहें तो डेट इज 2/5 एम आर स्क्वायर, वेयर आर रेडियस लिया जा रहा है और एम इसका मैस लिया जा रहा है। अगर आप किसी भी थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना चाहें तो वो 1/12 एम एल स्क्वायर होगा, वेयर एल इज द लेंथ। शर्त यह है कि ये रॉड अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन पर रोटेट कर रहा हो। तो ये हमारे पास कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूलाज थे, इसके अकॉर्डिंगली कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ये याद रखिएगा। हमारे पास लास्ट टॉपिक है जी एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या है? एंगुलर मोमेंटम इज एक्चुअली द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द आर एंड लीनियर मोमेंटम। क्रॉस प्रोडक्ट है आर और लीनियर मोमेंटम का, तो दैट्स है एंगुलर मोमेंटम को हम इसके अलावा एक और नाम भी बोल सकते हैं, दैट इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। दैट इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यूज में कि मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम की वैल्यूज कैलकुलेट कर दे, तो एक्चुअली आपसे एंगुलर मोमेंटम ही की वैल्यूज कैलकुलेट करवाई जा रही है। इसके यूनिट्स क्या होंगे? जूल सेकंड। तो सेम एज द प्लैंक्स कांस्टेंट हो गए। अगर हम इसकी वैल्यूज लिखना चाहें मैग्नीट्यूड की शक्ल में तो ये L इज इक्वल टू द आर
और मोमेंटम की जगह mv आ गया और इन दोनों के दरमियान एंगल किन के दरमियान बन रहा है, वेलोसिटी और r के दरमियान। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो नजर आ रहा है ये क्रॉस प्रोडक्ट है r और p का, तो डेट्स वाई डायरेक्शन क्या होगी, डेट इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बाय द r वेक्टर एंड द लीनियर मोमेंटम। हम इसे ये भी कह सकते हैं डेट इज आल्सो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो याद रखने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज होती हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलेरेशन, एंगुलर फोर्स जिसे टॉर्क बोला, और अब एंगुलर मोमेंटम, इन सब की डायरेक्शन किसके अलोंग होगी, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ही होती है। अगर हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करना चाहें तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में आपको पता है आर और वी के दरमियान कितना एंगल बनेगा, डेट इज 90 डिग्री। तो डेट्स वाई ये साइन ऑफ 90 क्या हो जाएगा 1, तो आंसर आर एम वी हो जाएगा। अगर हम v की वैल्यूज आर ओमेगा लगा दें तो आप इसे एम आर स्क्वायर ओमेगा भी लिख सकते हो। और अभी हम पढ़ाए एम आर स्क्वायर क्या होता है, डेट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम इसे आई ओमेगा के साथ भी लिख सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, हमारे पास एंगुलर मोमेंटम दो किस्म का होता है, एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ऑर्बिट करते हुए पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। आपको नजर आ रहा है कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बहुत स्मॉलर है एज कंपेयर टू द रेडियस, तो डेट्स वाई ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की। हम पॉइंट पार्टिकल के मोमेंटम्स को ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। यानी अदर वर्ड, अगर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मच स्मॉलर हो जाए उनके रेडियस से, तो हम इसे कहेंगे ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। और स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, अगर एक पार्टिकल अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग स्पिन कर रहा हो तो जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम लिया जाता है। इसका मतलब है, ध्यान में रखिएगा, अगर अर्थ स्पिन कर रही है अबाउट इट्स ओन एक्सिस ऑफ रोटेशन तो अब इसका एंगुलर मोमेंटम स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा। दैट्स व्हाई L इज इक्वल टू आई ओमेगा। अब I में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू सफेयर वाली लगाएंगे। और अगर हमें कहा जाए अर्थ ऑर्बिटिंग कर रही है अराउंड द सन, तो अब यहां पर ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। अब यहां पर अर्थ सन के अकॉर्डिंगली एक पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के तौर पर आएगी, तो डेट से अब यहां पर L इज आई ओमेगा का फॉर्मूला ही लगेगा, लेकिन अब I में यहां पर हम पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाएंगे, डेट इज एम आर स्क्वायर। तो डेट्स व्हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू सोच समझकर यूटिलाइज करनी है। कुछ बातें और याद रखिएगा, देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे जरूर पूछ लिए जाते हैं कि अगर हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन है तो इसका एंगुलर इक्वेशन कैसे होगी। तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, वहां पर हमने लीनियर क्वांटिटीज को इंटरचेंज कर देना होगा, किसके साथ, एंगुलर क्वांटिटीज के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए हमारे पास f इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, इसकी एंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, तो हम क्या लिखेंगे इसकी एंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन, F फोर्स की जगह पर हम इसका एंगुलर फोर्स जिसे टॉर्क बोला जाता है, मोमेंटम लीनियर मोमेंटम की जगह हम क्या लिखेंगे, डेट इज द एंगुलर मोमेंटम, तो आप इसे डेल एल बाय डेल टी भी लिख सकते हो। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, डेट इज टॉर्क। सिमिलरली आपको पता है हमारे पास वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है F डॉट डी। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि रोटेशनल वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, तो अभी भी कोई मुश्किल बात नहीं है, F की जगह पर आप इसका एनालॉग लगा दें रोटेशनल मोशन में, डेट इज टॉ, और डिस्टेंस की जगह पर इसका एनालॉग लगा दें, डेट इज द थीटा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द रोटेशनल वर्क। आपसे क्वेश्चन आ जाए हमारे पास पावर है, इसका रोटेशनल पावर का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए पावर का फॉर्मूला क्या है, F डॉट V। अगर आपको रोटेशनल पावर की बात करनी है तो रोटेशनल पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F का एनालॉग लगाइएगा, डेट इज टॉर्क, डॉट V का हमने एनालॉग लगाना है रोटेशनल मोशन में, डेट इज ओमेगा। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज द रोटेशनल पावर। तो डेट्स इस तरह से आप जितने मर्जी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि लीनियर क्वांटिटीज दी गई हो, लीनियर इक्वेशंस दी गई हो, और आपसे ये कहा जाए कि आप इसकी एंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन कर दें, तो आप आसानी से कर सकते हो। ये था हमारे पास लास्ट पॉइंट आज के टॉपिक का। इन फॉर्मूलाज की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह करीम आपको बहुत सारी आसानियां नसीब फरमाए। अल्लाह हाफिज।